गाइस, वेलकम टू पाठशाला 24। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स की। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि जो WBC और RBC है वो किस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर वर्क करती है। इसी तरीके से आज की जो क्लास है उसके अंदर हम देखने वाले हैं कि प्लेटलेट्स किस तरीके से ब्लड का थक्का बनाती है। ये सभी चीजों की आज इस वीडियो के अंदर जो है अपन डिस्कस करने वाले हैं। इसके वर्क देखेंगे, हमारी बॉडी के अंदर कितनी परसेंटेज ये पाई जाती है और संख्या इनकी कितनी होती है और लाइफ स्पैन इनका कितना होता है, और भी अन्य कई सारी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स की हम यहाँ पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। प्लेटलेट्स आज का हमारा मुख्य टॉपिक है, जिसको हम डिंबाणु भी बोलते हैं एंड इसी को ही हम थ्रोम्बोसाइट भी बोलते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा था, आरबीसी को हम क्या बोलते हैं? आरबीसी को इरिथ्रोसाइट बोलते हैं एंड WBC को हम क्या बोलते हैं? ल्यूकोसाइट बोलते हैं एंड डिंबाणु या प्लेटलेट्स को क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं हम कि सबसे पहले जो प्लेटलेट्स होती है ये होती क्या है? तो ये मेगा कैरियोसाइट्स कोशिकाओं के विखंडन से बनती है। तो आज के बाद भूलना नहीं है आपको, और ना ही मेरे हिसाब से किसी ने बताई होगी आपको ये बात कि मेगा कैरियोसाइट्स कोशिका के विखंडन से प्लेटलेट्स बनती है। क्या बनती है? प्लेटलेट्स बनती है। अब आपको ये भी जानना जरूरी है कि जो मेगा कैरियोसाइट सेल्स हैं ये कहां पर पाई जाती है। तो ये हस्ती मज्जा की कोशिका है भैया, हस्ती मज्जा की कोशिका है। किसकी कोशिका है? हस्ती मज्जा की कोशिका है। आपने यही सुना होगा कि जो हस्ती मज्जा है यहां पर ब्लड का निर्माण होता है। ठीक है, ब्लड का निर्माण होता है, पर ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब देखो यहाँ पे कि जो प्लेटलेट्स हैं ये सभी स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है। सभी स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है। अब हम बात करते हैं इसके अंदर केंद्रक होता है या नहीं होता है। तो केंद्रक की बात कर लेते हैं। तो केंद्रक इसके अंदर क्या होता है? उपस्थित होता है भैया। क्या होता है? उपस्थित होता है। तो यहां पे हम सबसे पहले तो दोस्तों इसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो प्लेटलेट्स हैं सभी स्तनधारियों के रक्त में पाई जाती है। अगर हम बात करें यहां से कि केंद्रक प्लेटलेट्स के अंदर पाया जाता है या नहीं, तो अनुपस्थित होता है, मतलब एब्सेंट होता है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे इनकी संख्या की, किस संख्या की, तो 2.5 लाख से 5 लाख 2.5 लाख से 5 लाख पर ml के अंदर ये होती है, पर 100 ml के अंदर। ठीक है, अगर हम बात करें इसकी कि इसको किस में मापेंगे, तो घन मिलीलीटर के अंदर इसको मापते हैं। जीवन काल की बात करें, जीवन काल की, तो 4 से 5 दिन का इनका 4 से 5 दिन का इनका जीवन काल होता है। मतलब 4 से 5 दिन के अंदर प्लेटलेट्स जो है खत्म हो जाती है, मर जाती है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, आगे इंपॉर्टेंट चीजों की बात हम यहाँ पे करने वाले हैं कि विटामिन के और जो थ्रोम्बिन होता है, विटामिन के व थ्रोम्बिन की कमी होने पर जो रोग होता है या कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसे
हीमोफीलिया, जिसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं, जिसे हीमोफीलिया रोग कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ध्यान से सुनो, ठीक है। तो ये हमने देखा है अभी तक कि मेगाकैरियोसाइट्स कोशिकाओं के विखंडन से बनती है। मेगाकैरियोसाइट्स कोशिकाएं अस्थि मज्जा की कोशिकाएं हैं, एक प्रकार की। प्लेटलेट सभी स्तनधारियों के रक्त के अंदर पाया जाता है। केंद्रक इनके अंदर एब्सेंट होता है। संख्या 2.5 लाख से 5 लाख ml घन मिलीलीटर के अंदर होती है और जीवन काल 4 से 5 दिन का होता है। विटामिन के और थ्रोम्बिन की कमी होने पर रक्त का थक्का नहीं बनता है, जिसके कारण इस रोग को हम बोलते हैं हीमोफीलिया रोग। क्या बोलते हैं? हीमोफीलिया रोग बोलते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम कि जो हीमोफीलिया रोग है ये एक आनुवांशिक रोग है। कैसा रोग है? एक आनुवांशिक रोग है, एक प्रकार का आनुवांशिक रोग है। आगे बात करते हैं कि अगर रुधिर का थक्का बनने से रोकने वाले जो पदार्थ होते हैं, रुधिर का थक्का रोकने वाले पदार्थों को हम क्या बोलते हैं? देखो, मतलब कहने का सीधा सीधा मतलब ये है कि रुधिर का थक्का नहीं बनने देना। अगर रुधिर का थक्का नहीं बनने देगा तो उसको बोलेंगे हम प्रतिस्कंदक पदार्थ। क्या बोलेंगे? प्रतिस्कंदक पदार्थ। प्रतिस्कंदक पदार्थ जो कि क्या करता है, ये रक्त के थक्के को, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, रक्त का थक्का नहीं बनने देता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं कि इनको हम बोलते हैं प्रतिस्कंदक पदार्थ, ठीक है। एंटीकोएगुलेंट फैक्टर, एंटीकोएगुलेशन इनको हम बोल देते हैं, कहते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें कि प्रतिस्कंदक पदार्थ कौन कौन से हैं, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे हेपेरिन और एंटीप्रोथ्रोम्बिन जो है दोनों क्या है? प्रतिस्कंदक पदार्थ है जो कि रक्त के थक्के को जमने नहीं देते हैं, ठीक है। रक्त का थक्का नहीं बनने देते हैं। अब ये कहां पे नहीं बनने देते हैं कि आपकी जो वाहिनियां होती है, आपकी जो वेसल्स होती हैं, उनके अंदर जो ब्लड का परिवहन होता है, आपके हार्ट जब उसको पंप करता है ब्लड को, तो आपकी बॉडी के अंदर वेसल्स के अंदर, रक्त वाहिनियों के अंदर, सिरा व धमनियों के अंदर जब ब्लड बहता है तो वहां पर नहीं जमने देता है। कौन? आपके एंटीप्रोथ्रोम्बिन और हिपेरिन जो है आपकी बॉडी के अंदर रक्त में पाया जाता है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इन्हीं चीजों की, और है अपने पास में कि अगर डेंगू व प्लेटलेट्स के अंदर, डेंगू और प्लेटलेट्स के अंदर, डेंगू में प्लेटलेट्स की संख्या 40,000 पर ml रह जाती है, जिसे यह घटना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, जिससे यह घटना थ्रोम्बोसाइटोपेनिया कहलाती है। देखो ध्यान से समझना कि डेंगू में जो प्लेटलेट्स होती है उसकी संख्या 40,000 रह जाती है, और इस घटना को हम बोलते हैं थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। क्या बोलते हैं? थ्रोम्बोसाइटोपेनिया बोलते हैं, ठीक है। ध्यान रखोगे। आगे हम बात करते हैं कि अगर मान लो जो प्लेटलेट्स के अंदर जो थक्का जमता है वो किस तरीके से जमता है, ठीक है। तो प्लेटलेट्स में जो प्लेटलेट्स होती हैं ये किस तरीके से थक्का जमाती है, तो सबसे पहले आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर प्रोथ्रोम्बिन पाया जाता है, प्रोथ्रोम्बिन जो है प्रोटीन पाई जाती है। अब इसको क्या करेगा कि जो थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम है, थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम, यह है एंजाइम इस प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा, थ्रोम्बिन में बदल देता है, और जिससे आपकी बॉडी के अंदर क्या बन जाता है? रक्त का थक्का बन जाता है, ठीक है।
और अगर हम बात करें यहाँ से कि जो प्लेटलेट्स का मुख्य कार्य क्या है, हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि इनका जो मुख्य कार्य है वो क्या है, रक्त का थक्का बढ़ाने का। अब अपन बात करेंगे एक्स्ट्रा चीजों की। बहुत सारे ऐसे फैक्ट हैं जो कि आपको नहीं पता होगा, और पता होगा तो शायद आप जो है यहाँ पे जानने की कोशिश एक्स्ट्रा ही करेंगे, बाकी कम नहीं होगा। ठीक है, सबसे पहला फैक्ट की अगर हम बात करें एक्स्ट्रा या अन्य की, तो सबसे पहला है आपके पास में कि जो हीमोग्लोबिन होता है, हीमोग्लोबिन होता है ये क्या करता है, ऑक्सीजन से क्रिया करता है और क्या कर देता है, ये हीमोग्लोबिन आपके आरबीसी के अंदर पाया जा रहा है अभी। ठीक है, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन है। अब ये हीमोग्लोबिन क्या करेगा, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल्स को लेके जाएगा, और जाएगा तो क्या कहलाएगा, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, HbO2 ठीक है, HbO2 ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहलाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन ये कहलाएगा। ठीक है, फर्स्ट फैक्ट तो ये था। सेकंड फैक्ट की अगर हम बात करें कि हीमोग्लोबिन जो है वो मैंने आपको बता दिया है, हीमोग्लोबिन मेल के अंदर तो कितना होता है, 12 से 16। ठीक है, और फीमेल के अंदर कितना होता है, फीमेल के अंदर 11 से 15 होता है। ठीक है, ग्राम प्रति 100 ml, ग्राम प्रति 100 ml ब्लड के अंदर। ठीक है, तो ये इसकी मात्रा हो जाती है आपके पास में। अगर मापक यंत्र की बात करें हम कि जो हीमोग्लोबिन है ये किससे मापा जाता है, तो ध्यान रखना है हीमोग्लोबिनोमीटर। हीमोग्लोबिनोमीटर इसका नाम है, हीमोग्लोबिनोमीटर यंत्र के द्वारा हीमोग्लोबिन का मापन किया जाता है। ठीक है, थर्ड फैक्ट की बात करते हैं कि थर्ड इफेक्ट कौन सा है, कि जो आपका कृत्रिम रक्त होता है इसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और किसने इसकी खोज की थी। कृत्रिम रक्त की बात करेंगे अपन, कृत्रिम रक्त की खोज जो है आपके क्लाड लीलैंड ने की है। क्लाड लीलैंड ने जो है आपके कृत्रिम रक्त की खोज की है। ठीक है, खोज की है। अब इसके अंदर होता क्या है, देखो यहाँ पे परफ्लोरोकार्बन का सिल्वर विलेन होता है, ये सिल्वर विलेन होता है। परफ्लोरोकार्बन का क्या होता है, सिल्वर विलेन होता है कृत्रिम रक्त, जिसकी खोज क्लाड लीलैंड ने की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं फोर्थ फैक्ट की कि जो जोक है हीरोडिनेरिया, इसका साइंटिफिक नेम है जोक, हीरोडिनेरिया। ये जोक है जो कि क्या करती है, जब किसी भी स्तनधारी पे ये चिपकती है, उस जिसका खून चूसती है, ये स्तनधारी जब किसी भी स्तनधारी पे चिपकती है और उसका खून चूसती है, तो इसके मुख के अंदर एक पदार्थ पाया जाता है जिसका नाम है हीरोडिन। हीरोडिन नामक पदार्थ पाया जाता है, इसको रिलीज कर देता है जोक, और रिलीज करने के बाद में जो ब्लड स्तनधारी के बॉडी के ऊपर से ये जो चूस रही है उस जगह पे कोई भी रक्त का थक्का ना बने, इसलिए ये एक पदार्थ का स्त्राव करती है जिसका नाम है हीरोडिन। क्या नाम है, हीरोडिन है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की कि जो हिपेरिन होता है हमारी बॉडी के अंदर, हिपेरिन के कारण धमनी में बहने वाला रक्त, किसके कारण, हिपेरिन के कारण धमनी में बहने वाला रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, हिपेरिन के कारण धमनी में बहने वाला रक्त का थक्का नहीं जमता है। ठीक है, बात समझ में आ जाएगी आपको। हिपेरिन के कारण मतलब रक्त के अंदर हिपेरिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का थक्का नहीं जमता है। कहां पे, धमनी के अंदर। 6 नंबर पे बात करते हैं कि ये जो है एक प्रकार का हिपेरिन जो है ये प्रतिस्कंदक पदार्थ है। आपको पता है, पहले बताया था मैंने, प्रतिस्कंदक पदार्थ है इसलिए नहीं जमता है। ठीक है, 6 नंबर पे बात करते हैं कि पॉलीसाइथेमिया किसे कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया किसे कहते हैं, पॉलीसाइथेमिया किसे कहते हैं। तो देखो यहाँ पे कि अधिक ऊंचाई पर रहने वाले व्यक्ति,
अधिक ऊंचाई पर निवास करने वाले व्यक्ति निवास करने, जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन बताया था आपको कि माउंट एवरेस्ट या अंतरिक्ष में अगर कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके आरबीसी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, अगर पिछली क्लासेस आपने नहीं देखी है तो आप उनको जाके देखिए, बहुत कुछ उनके अंदर मैंने जो है बताया है, तो आपको आगे से कोई दिक्कत नहीं आएगी। ऐसे जितने भी वीडियो में लेके आता हूँ उन सबको जो है एक वीडियो को दूसरी वीडियो से कनेक्ट करके रखता हूँ, ताकि पिछले वाले भी समझ में आ जाए और आने वाले भी समझ में आ जाए। तो यहाँ पे ध्यान रखो कि कोई ऊंचाई पे व्यक्ति रह रहा है और निवास कर रहा है वहां पे अधिक समय तक, तो उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी। क्या आने लगेगी? ऑक्सीजन की कमी आने लगेगी। और इस ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए आरबीसी की मात्रा में और इसकी संरचना में या इसकी जो संख्या होगी उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। ठीक है, वृद्धि होगी। और इसी चीज को हम बोलते हैं पॉलीसाइथेमिया। इस चीज को हम क्या बोलते हैं? पॉलीसाइथेमिया। इसीलिए उनकी जो त्वचा होती है वो लाल हो जाती है, लाल हो जाती है। ठीक है, इसी के कारण उनकी त्वचा क्या हो जाती है? लाल हो जाती है। ठीक है, लास्ट बात करते हैं आज के 7 फैक्ट की, कि यदि आरबीसी को आसूत जल में यदि आरबीसी को आसूत जल में रख दिया जाए तो क्या होगा? देखिए, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो क्या होगा? यदि आरबीसी को आसूत जल के अंदर रख दिया जाए तो क्या होगा? तो आपको ध्यान रखना है कि आरबीसी जो है वो दूध फटता है ना, उस तरीके से फट जाएगी आरबीसी। क्या हो जाएगी? दूध फटता है उसी तरीके से जो है आपकी आरबीसी फट जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। तो दोस्तों, ये था आज हमारा वीडियो, जो कि आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो इस वीडियो को फटाफट से कर दीजिए लाइक, और कमेंट करके बता दीजिए कि आपको किस चीज की डिमांड है और आपको ये वीडियो कैसा लगा। और दोस्तों, आपके जितने भी ग्रुप हैं, सब जितने भी फैमिली मेंबर हैं, जितने भी अपने पास के पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, उन सबके पास को आपको जो है ये वीडियो पहुंचाना है। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।